सरबजीत कौर या नूर फातिमा का केस एक बहुत अहम टर्न ले चुका है। अदालत के अंदर आखिरी जो समाअत हुई उसके अंदर जज साहब ने क्या ऑर्डर किए, बहुत ही अहम समाअत थी गुज़िश्ता रोज की, लेकिन गुज़िश्ता रोज हम कुछ मसरूफियात की वजह से आप तक ये अपडेट नहीं पहुंचा सके हैं। आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं इस केस को दोबारा डिस्कस करने के लिए और आप तक वो मालूमात पहुंचाने के लिए जो अभी तक आप तक किसी ने भी नहीं पहुंचाई। हमारे साथ अली चंगेजी सिंधु साहब मौजूद हैं, जो कि पहले दिन से ही इस केस को बड़ा सीरियसली जिन्होंने टेकअप किया हुआ है और वो मुकम्मल तौर के ऊपर वाजिद है कि ये खातून वापस भारत ही जाए, पाकिस्तान इसको कबूल ना करे। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा कि अभी जो गुज़िश्ता रोज समाअत हुई उसमें क्या क्या जज साहब ने रिमार्क्स दिए, क्या आप लोगों की तरफ से प्ली ली गई, क्या अदालत में बहस हुई? बहुत शुक्रिया तला भाई, जितना सीरियस इस केस को मैंने इब्तदाई अयाम से लिया हुआ है, आपने भी उतना ही सीरियस लिया हुआ है। कल यानी कि जो गुजरा हुआ कल है, एक समाअत हुई और वो जो समाअत हुई थी वो करनैल सिंह की पिटीशन के ऊपर हुई थी। करनैल सिंह जो सरबजीत कौर का भारतीय खामंद है और उसने सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज की पिटीशन दायर की हुई है, जिसमें मैं बतौर वकील अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो उस पिटीशन के अंदर सबसे पहले एज अ ऑब्जेक्शन पिटीशन इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और ये मेरे ख्याल में बड़ा शाज़ो नाज़र इस तरह होता है कि ऑब्जेक्शन पिटीशन 10-20 सेकंड से ज़्यादा कोई जज उसको सुनता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत में ऑब्जेक्शन पिटीशन जब टेकअप की गई तो ये तीसरी डेट है जो ऑब्जेक्शन पिटीशन के ऊपर हम आर्ग्यू कर रहे हैं, और वो भी एक ऑब्जेक्शन के ऊपर अभी आर्ग्यू चल रहा है। जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्शंस हैं उनके ऊपर अभी बारी आई ही नहीं है। अच्छा, ये मेरे लिए भी बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्टर था, क्योंकि हमने जितना भी देखा है कि जहां पे भी जिस भी पिटीशन के अंदर एतराज आयद होता है वो जज साहब के सामने जाती है, 2-4 मिनट के अंदर जज साहब फैसला कर देते हैं कि हाँ भी मैंने इसकी समाअत करनी है या ये काबिल समाअत है या नहीं है। ये ऐसे क्या ऑब्जेक्शंस लगा दी हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि जज साहब भी पढ़नी पड़ गए, और तीसरी अब जो है वो तकरीबन हेयरिंग आने वाली है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करते करते? जज साहब तो ज़्यादा तो ऐसे ही पढ़ने पे आए हैं जिन्होंने पढ़ना पैंदा है। देखें, ये जो है ना, ये अपनी नोयत का पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर या जुडिशल हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक और नोवल प्रोपोजिशन है कि पाकिस्तान के अंदर शख्स मौजूद नहीं है, वो फॉरनर है, पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, दूसरे मुल्क में बैठ कर। करनैल सिंह की बात कर लेते हैं। क्या करनैल सिंह बतौर फॉरनर किसी पाकिस्तानी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपनी बीवी को वापस ले सकता है थ्रू फाइलिंग द पिटीशन और नॉट? हाँ, ये बिल्कुल, बड़ा प्रोपोजिशन अहम थी। अहम पॉइंट अब है। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें ऐसी कोई नॉवल प्रोपोजिशन अभी तक नहीं आई। ये वाहिद मेरा केस था जिसके ऊपर जज साहब ने कहा जी कि आप डोमेस्टिक लॉ की बात करें। पिछली समाअत के ऊपर उन्होंने कहा जी कि डोमेस्टिक लॉ की बात करें, क्योंकि मैं रिलाई कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया वो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और यूनाइटेड नेशंस के सर्टन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो ये बात करते हैं कि अच्छा, उसकी लैंग्वेज इन दोनों लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरत है। ये यूनिवर्सली एड्रेस किया गया है टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल एंड सन्ड्री। इसमें ये नहीं है कि ये पाकिस्तानी शहरी है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की लैंग्वेज ये है कि ऑल सिटीजन्स, ऑल पीपल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कि मैंने फिर हमारी यही इस्तदा थी कि करनैल सिंह वो बेशक पाकिस्तानी शहरी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी मेंबर स्टेट का उसके साथ ताल्लुक है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट है, और उसने ये तमाम तरह यूनाइटेड नेशंस के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिफाई किया है, अडॉप्ट किया है, वो उसमें पार्टी है। लिहाजा अगर करनैल सिंह के जो फंडामेंटल राइट्स है अगर पाकिस्तान के अंदर भी वो वायलेट होते हैं, तो करनैल सिंह के पास जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके तहत करनैल सिंह के पास ये राइट मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर वो अपने राइट्स को के मामले के ऊपर कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है, मैटर को एजिटेट कर सकता है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। यही वजह थी कि अदालत ने फिर कहा, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि आप किसी भी शख्स को उसकी नेशनैलिटी या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए यू कैन नॉट नॉक द डोर ऑफ एनी कोर्ट। ये अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने रिलाई किया। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में फैमिली राइट मौजूद है जो प्रोटेक्ट करता है फैमिली राइट को और उसको नेचुरल इंस्टीट्यूशन का उसको कहता है। यही वजह थी जज साहब ने कहा कि ये आपके आर्गूमेंट सारे ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ की, क्योंकि डोमेस्टिक लॉ पाकिस्तान का क्या कहता है। यही वजह थी कि हमें डेट मिली। हमने फिर कल की जो समाअत थी उसमें हमने बताया कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट पाकिस्तान का, उसका जो सेक्शन 2
टोटल सेक्शन उसके 6 हैं। जो सेक्शन 2 है वो खामोश है, पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दैट इज सपोज टू बी गिवन बाय फॉरनर। इसके ऊपर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर तो सेक्शन 2 एड्रेस करता है। दो चीजें हैं, फॉरनर, ओवरसीज। ओवरसीज को तो ये एक्ट डील करता है, क्योंकि ओवरसीज अगर होगा तो वो पहले पाकिस्तानी नेशनल होगा, बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर फॉरनर होगा तो पाकिस्तानी नेशनल नहीं होगा। यही वजह थी कि जज साहब ने कहा कि ये तो बड़ी यूनिक किस्म का केस है, तो इसके ऊपर आप मजीद कोई स्टडी करके आए। अच्छा सेंस ऑफ माजरत आपकी, मैं यहाँ से बात काट रहा हूँ। अब देखें, अगर मिसाल के तौर के ऊपर ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये फॉरेनर है, और आपने जैसे बताया कि कानून के अंदर, पाकिस्तानी कानून में ये एक गैप मौजूद है, तो माशाल्लाह जैसे आपने ये रिट पिटीशन दायर की हुई है, इसका जो भी फैसला आएगा मेरा ख्याल है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर प्रेसिडेंट्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है ऐसे बिल्कुल होगा, किसी भी बिल्कुल सिमिलर होगा। केस में। लेकिन मुझे इसमें ये बताइएगा कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कि जैसे यहाँ पे गैप मौजूद है, कोई लूप होल मौजूद है, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर इंटरनेशनल लॉ को कंसल्ट किया जाएगा या क्या वे फॉरवर्ड होगा? देखें, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ को कंसल्ट किया जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? अब आप देखिए कि पाकिस्तान मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। बहुत सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है, और उसकी अडॉप्शन का इंटरनेशनल यूनिवर्सल या जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अडॉप्शन का किसी स्टेट के ऊपर मतलब ये होता है कि स्टेट अपनी जितनी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी करते हुए जो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसको उसने रेटिफाई किया है उसको अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगी। यही वजह है जो सीसीडी का मामला है, वो सीसीडी का मामला जो एक्ट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर गालबन टॉर्चर के ऊपर, वो पाकिस्तान ने पहले टॉर्चर कन्वेंशन जो है वो या कोविनेंट है उसको साइन किया हुआ है। इसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर ये एक्ट पास किया। अब जो वो एक्ट है वो इंटैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये ऑब्लिगेशन थी कि वो जो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करते हुए, उसकी जो ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के अंदर उस एक्ट को या उस लीगल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक एक्ट को लेके आए, ताकि पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स आवाम के जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके और सिस्टम के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। एक आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अब जज साहब ने अगली डेट जो है वो कब की डाली है, क्या अहकामात सादिर किए हैं, क्या डायरेक्शंस दिए हैं, ये भी जरा हमारे नाज़रीन को कल के बताइएगा। आर्गूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। जज साहब ने कहा जी ठीक है पाकिस्तान का लॉ इसके ऊपर साइलेंट है, लेकिन सरबजीत कौर ने तो पाकिस्तान के अंदर मेरी कोर्ट में भी उसकी पिटीशंस आई थी, हाई कोर्ट में भी पिटीशंस आई, तो उसने वो पिटीशन कैसे फाइल कर ली? मैंने कहा जी वो उसने अपने हस्बैंड के जरिए फाइल की। कहते हस्बैंड के जरिए फाइल किया तो फिर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों आया, हस्बैंड खुद क्यों नहीं आया? मैंने फिर उनको असिस्ट किया कि ये जो खातून है इसके दो खामंद हैं हमारे नज़दीक। एक तो खामंद करनैल सिंह है और एक परपोर्टेड हस्बैंड है पाकिस्तानी जिसके साथ इसने बाकी निकाह किया हुआ है। ये फोर्स कन्वर्जन या जो भी एलिमेंट हम एलिगेशन लगाते हैं वो दैट इज सपोज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो उन्होंने, मैंने कहा जी कि वो तो नासिर हुसैन तो पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है, पाकिस्तान का सिटीजन है, वो तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे भी तो वो अटेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं चूंकि वकील हूँ करनैल सिंह का, करनैल सिंह फॉरनर है, वो बाहर मुकीम है, लिहाजा उसका जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी अटेस्टेशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा जी वो कैसे पॉसिबल नहीं है? फिर उनको मैंने सॉरी फिर उनको मैंने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनकी वेबसाइट का प्रिंट दिया। प्रिंट के ऊपर लिखा हुआ था कि यूके के अंदर अगर कोई भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट में या एम्बेसी में आना चाह रहा है तो उसके लिए आईडी कार्ड होना जरूरी है। अब पाकिस्तानी आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड या नाइकॉप होगा। फिर मैंने उसको रेफर किया कि अब देखें कि आईडी कार्ड और नाइकॉप इसकी जब आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो मेरे पास तो कोई राइट ही नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन भी ले लूं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देना, उसके बाद उसको अटेस्ट करना एम्बेसी से, फिर मोफा से, ये तो बड़ी लंबी बात है ना, बड़ी एडवांस बात होगी। मैं तो इनिशियल जो स्टेज है उसके ऊपर उसके पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो जज साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप सरबजीत कौर के ऊपर अभी तक कितने मैटर्स डिसाइड हो चुके हैं? मैंने कहा जी कि 3-4 पिटीशंस तो हमारी हैं, डिपोर्टेशन की पिटीशन हमारी पेंडिंग है, सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज की आप सुन रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की भी पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा जी इसके अलावा, हमने कहा जी इसके अलावा हेबियस पिटीशन उनके जो परपोर्टेड हस्बैंड है पाकिस्तानी नासिर उसने की थी, हेबियस की थी और हरासमेंट की थी, उसमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट की गई थी। और जो दारुल अमान है, शेल्टर हाउस है, सरबजीत को उससे निकालने की बाबत एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करें, अभी तक सरबजीत कौर के मैटर के ऊपर
पाकिस्तान की किसी भी अदालत में, किसी भी अदारे में जितने भी मैटर पेंडिंग हैं या डिसाइडेड हैं, उनकी अटेस्टेड कॉपीज मुझे 6 तारीख को आप लोग जमा करवाएं, ताकि मैं इसके केस के फैसले को मेरिट के ऊपर डिसाइड कर सकूं। और अब उन्होंने सारी कॉपीज क्यों मंगवाई? अभी कोर्ट का मिजाज आप बेहतर समझते हैं कि क्या है। अब कोर्ट का मिजाज बदल रहा है। कोर्ट ये चाह रही है कि इस मैटर को डिसाइड करें, आए दिन कोई नई नई पिटीशन आ जाती है इसके ऊपर, तो इसको हम मेरिट के ऊपर टेकअप करें। लिहाजा मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्शंस वाली बात थी, ठीक है, वो भी चल रही है, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हो सकता है आज हमने अप्लाई कर दी है सारी कॉपीज, कल परसों तक हमें मिल जाएंगी। जुमे को हमारी तारीख है 6/3/2026 को। हम इंशाल्लाह ये सारी कॉपीज जज साहब को देंगे। और जज साहब की विजडम ये थी, वो ये कह रहे थे कि तमाम तर जो फैसला जाते हैं सरबजीत कौर के मामले के ऊपर, वो लेके आए। क्यों? ये ना हो कि मैं कुछ और फैसला करूं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो किसी और कोर्ट के फैसले के साथ। लिहाजा आप सारी कोर्ट की रूलिंग्स लेके आए, ऑर्डर्स लेके आए मेरे पास, उसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक आखिरी चीज थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ इसके हम जाते हैं। एक आखिरी चीज मुझे सिर्फ बता दें, अभी जो 6 तारीख को समाअत होगी वो आपकी इस दरख्वास्त के ऊपर बतौर एतराज ही समाअत होगी, या ये अब केस मेन केस जो है वो फिक्स हो चुका है? नहीं, अभी तो बतौर एतराज देखें 3 एतराज उठाए गए थे रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की तरफ से। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसका क्या लीगल स्टेटस है, क्योंकि वो अटेस्ट नहीं है। दूसरा, जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट है, वो अटेस्टेड नहीं है और वो फिलहाल रिपोर्टेड नहीं है लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। तो वो रिपोर्टेड आ रहा है, लेकिन किसी रिसाले के अंदर जो जो डाइजेस्ट है या जो किताब है कानून की, उसके अंदर उसको शामिल नहीं किया गया। तीसरा, हमारी प्रेयर्स बहुत लंबी हैं। ये एतराज़ात थे। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से अब हम आगे हम जा ही नहीं रहे, तो अगले एतराज़ात को जज साहब कैसे डील करते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। अब देखते हैं, क्योंकि ये अक्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन है। इसमें एक मुल्क का कानून दूसरे मुल्क के कानून के साथ वो आपस में उसका भी युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये जुडिशल जो जंग है या जो कानूनी युद्ध है, इसमें हम जीतते हैं या हारते हैं। जी बिल्कुल जी, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, तो यकीनी तौर के ऊपर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस केस के पहले दिन से लेकर अब तक की तमाम अपडेट्स जैसे मिलती आ रही हैं, आगे भी इस केस के तमाम फॉलोअप्स जो हैं वो आपको हमारे इस चैनल के तवज्जुद से मिलते रहेंगे। 6 तारीख को अगली दोबारा से समाअत होगी। 6 तारीख को क्या अदालत के FIR अंदर की भी होता है। है, एफआईआर के मुताबिक भी जो है के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। 6 तारीख का वीलॉग जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही अहम रूलिंग जो है जो लाहौर हाई कोर्ट की होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सिद्दीक कुरैशी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।